हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ गैंग प्लैंक। सो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो लोगों को मोटिवेट करता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें वो काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो हेल्प करता है। और मैनेजमेंट क्या है, एक वन टाइम एक्ट नहीं है बट एक ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें डिफरेंट इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं अपने मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस मैनर से रन करने के लिए। अ प्रिंसिपल मीन्स अ फंडामेंटल ट्रूथ, बेसिस ऑफ रीजनिंग, अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ जनरल लॉ। Principles of management for running the business efficiently are as follows। हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि टोटल टास्क को डिवाइड करना डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल्स उसके अकॉर्डिंग हमने उनको काम डिवाइड कर देना। ओके, इट इज़ आवर डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज़ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये साइड बाय साइड चलती है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो श्योरली आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है, ठीक है। अकॉर्डिंग अथॉरिटी यू शुड फॉलो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकता है किसी भी पर्सन का। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आपके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो यूजलेस। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साइड बाय साइड एक्टिविटीज़ हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। किसी काम को अच्छी तरह से करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ। डिसिप्लिन जो है वो हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन मीन्स ऑबिडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। जैसे कोई फर्म है तो वहाँ के कुछ रूल्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, तो एम्प्लॉयज़ को उनको फॉलो करना है, उसको हम डिसिप्लिन बोल देते हैं। और डिसिप्लिन एक इनर डिसिप्लिन भी होता है, एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी होता है, तो हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है किसी फर्म में और उसका कोई बॉस है, बॉस क्या करेगा, ऑर्डर देगा एम्प्लॉय को, उसी अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय एक है, बॉस मोर देन वन है, तो वहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ जाती है कि एम्प्लॉय बॉस ए की बात माने, बॉस बी की बात माने, तो ना तो वो एक का काम पूरा कर पाता है ना तो दूसरे का। सो यूनिटी ऑफ कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यूनिटी ऑफ कमांड की तरह है। जैसे वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। मीन्स वन हेड और वन प्लान कि एक सिंगल पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ असाइन करी हैं, उनका सेम ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव देने हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है और एक है फाइनेंशियल का। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस को डील करेगा, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के साथ डील करेंगे। अगर उनको दोनों काम असाइन कर दिए जाएंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Interest of one employee or group of employees should not prevail upon the interest of enterprise as a whole. Employees का इंटरेस्ट डिफरेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि मोर देन वन एम्प्लॉय का इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे काम कर रहे। सो ये एक मैनेजमेंट टीम की ड्यूटी बनती है कि उसको ओवरकम करना और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि जो इनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हावी ना होने दिया जाए एंटरप्राइज पे, और एंटरप्राइज का जो गोल है वही उन सबका गोल कंबाइंड गोल हो। इसीलिए हमारा मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट है फेयर रेम्युनरेशन टू वर्कर्स। हर कोई काम कर रहा है किस लिए? रेम्युनरेशन के लिए। सो फेयर रेम्युनरेशन वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनको मिलना चाहिए। रेम्युनरेशन अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री होगा, फेयर होगा, तो वो मन लगा के काम करेंगे। मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको फेयर रिवार्ड्स दिए जाएं उनके काम के अकॉर्डिंग, और कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू करंट टाइम्स हो, करंट सिचुएशंस हो, क्या सिचुएशंस चल रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स उनका एम्प्लॉयज़ का उसमें डेली का खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिमांड ऑफ लेबर क्या है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं, करंट स्टेट ऑफ बिजनेस क्या है, इंसेंटिव्स और वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय की उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्या है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ यू, मीन्स जो मेजर कंट्रोल है वो कुछ लोगों के हाथ में, जैसे टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में हमारे कौन आते हैं? CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स। तो मीन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? CEO और टॉप मैनेजमेंट्स। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है, सबऑर्डिनेट्स उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एंड दिस प्रिंसिपल इंक्लूड्स योर गैंग प्लान। स्केलर चेन क्या है? चेन ऑफ superiors ranging from the ultimate authority to the lowest ranks। एक रेंज है superiors की, superior then उससे lower superior and to the workers। A hierarchic channel called the scalar chain, and it is necessary to ensure unity of command and effective communication. Communication is very very necessary in scalar chain. However, a gangplank may be created by passing the established line of authority to facilitate quick communication. We will explore it deeply using our following example. गैंगप्लैंक को हम डिस्कस करेंगे इस पिक्चर्स के थ्रू से। आप देख रहे हैं A सबसे टॉप पे है, H और R सबसे लोअर पे हैं। तो इसकी जो देख रहे हैं टॉप पे, सबसे टॉप क्या है? A। मान लिया ये CEO है आपकी कंपनी का। उसके बाद B है, उसका सबऑर्डिनेट C है, C का सबऑर्डिनेट D, E, F, G और H। इस तरह से उसी तरह से दूसरी साइड पे A का सबऑर्डिनेट L है, उसका M है, फिर N, O, P, Q, R। इसमें क्या है? एक स्केलर चेन बनी हुई है कि अगर G को कम्युनिकेट करना है A के साथ तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो G F को मैसेज करेगा, F E को बताएगा,
ई डी को बताएगा, डी सी को, सी बी को और बी बताएगा ए को। तब वो इन्फॉर्मेशन जो है जी की वो ए तक जाएगी। लेकिन गैंग प्लैंक क्या है कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करना। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपके पास ना टाइम नहीं है कि आप इतनी स्केलर चेन को फॉलो करें। तो गैंग प्लैंक जैसे कि मैंने एक डॉटर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करा हुआ इस पिक्चर में, जी टू क्यू, कि जी को कम्युनिकेट करना है क्यू के साथ, तो डायरेक्ट वो उसको कम्युनिकेट करेगा। उस डायरेक्ट कम्युनिकेट मीडियम को हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? राइट मैन इन द राइट जॉब, राइट मटेरियल in the right place. Each employee should occupy that place where he or she can render the best possible service. Means, for example, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई MBA है और एक MCA है। तो MBA वाला फाइनेंस और मार्केटिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू MCA, और MCA वाला कोडिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू MBA। तो ये एग्जाम्पल हमारा है राइट मैन एट द राइट जॉब। मीन्स कि जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो आउटपुट आपकी बहुत अच्छी आएगी। सो दिस इज अवर ऑर्डर प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट इज इक्विटी। Equity means justice, and there should neither be nepotism nor favorism, and all should be given just and fair treatment. Principle of equity states that to encourage workers to fulfill their duties with devotion and loyalty, and there should be equity among employees. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। वहाँ पे कोई नेपोटिज्म, कोई फेवरिज्म जैसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, तभी एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्री ऑफ माइंड से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म। मीन्स एम्प्लॉयज़ का टेन्योर, वहाँ पे उनका काम करने का कितना टाइम रहता है, ये डिपेंड करता है उस मैनेजमेंट पे, कि एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके खुद को कितना सिक्योर फील करते हैं, कितनी उनकी सिक्योरिटी है सर्विस की, क्या क्या उनको वहाँ पे पॉलिसीज़ प्रोवाइड हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं वहाँ की। सो ये फैक्टर्स एम्प्लॉय के टेन्योर पीरियड, स्टेट पीरियड, जितना टाइम वो वहाँ पे काम कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इम्प्लाइज द पावर ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ प्लान। किसी प्लान को शुरू करने का इनिशिएटिव लेना, और सक्सेसफुल इम्प्लीटेशन तभी हो पाएगी जब इनिशिएटिव होगा। द मैनेजर शुड एनकरेज और इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे शो इनिशिएटिव। हम किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले हमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि ये काम हमारा सक्सेसफुल होगा, ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एक मोटिवेशन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को वहाँ पे काम करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कोऑपरेशन और टीम वर्क। टीम वर्क में काम करना बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है। The aspect D Corps means the spirit of loyalty and devotion to the group to which one belongs. So this is all about the principles of management, and thank you. Please like, share and subscribe my channel.